Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE and having a subject code is 3150610. In this video series, students should learn about concrete technology. In last lecture, we have discussed about stress-strain relationship, modulus of elasticity, Poisson's ratio, and in last, creep. So now, in this session, we will start with the durability. So the durability of a structure may be defined as the time for which the structure can be fulfill the function for which it was designed and constructed. So कोई भी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कितने टाइम तक वहाँ पे सभी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है, कितने टाइम तक वहाँ पे टके रहता है. जो हमारा मेन फंक्शन था, जैसे हमने वो डिज़ाइन किया, जैसे हमने वो कंस्ट्रक्ट किया, तो वो कैसा ड्यूरेबल हुआ है और कितने टाइम तक, कितने लाइफ स्पान तक वो वहाँ पे अच्छी तरह से रहेगा, तो उसको हम जनरली बोलते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी. Define as its resistance to deterioration processes that may occur as a result of internal with its environmental or external or between the constituents material or their reaction with contaminants presence or कोई internal contaminants presence. So ड्यूरेबिलिटी है वो उसको हम कैसे दूसरी तरह से हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है वहाँ पे डिट्रियोरेशन के अगेंस्ट में वहाँ कोई भी स्ट्रक्चर है उसको रेजिस्टेंस देना. यानी कि वो स्ट्रक्चर में जो कोई भी डिफेक्ट आने वाली है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होना वो स्ट्रक्चर का, उसको हम बोलते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी. तो अब हम बोलते हैं कि कोई भी डिट्रियोरेशन या कोई इफेक्ट तो कैसे होता है. तो कि भाई कोई इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल और देयर रिएक्शन विथ कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट्स, कोई इंटरनल, यानी कि कोई एनवायरमेंटल वो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट होती है तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस देना. कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल है, यानी कि जो हमने कंक्रीट बनाया है वो कंक्रीट में जो भी मटेरियल हमने मिक्स किए हैं वो मटेरियल के बीच में कई बार प्रोसेस होने लगती है. मटेरियल प्रॉपर नहीं है तो उसको मटेरियल के बीच में प्रोसेस होने की वजह से वहाँ पे डिट्रियोरेशन होता है, वहाँ पे एक नेगेटिव इफेक्ट होती है कंक्रीट में, तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस देना. और कोई कंटेमिनेंट प्रेजेंट है, कंटेमिनेटेड कोई भी मटेरियल मीन्स क्या बोलते हैं उसको, लाइक कई बार वाटर है वो कंटेमिनेटेड होता है, यानी कि वो अशुद्धियों से भरा होता है. और कई बार बाहर से आप सैंड लाते हो तो सैंड में भी कई बार कंटेमिनेटेड मटेरियल्स रहता है. कई बार एग्रीगेट के सरफेस है उसके ऊपर भी ये कंटेमिनेटेड मटेरियल्स है वो लगा रहता है. तो जब हम कंक्रीट के मटेरियल को एक दूसरे के साथ जब हम मिक्स करते हैं, जब हम कास्ट करते हैं, तो वो जो कंटेमिनेटेड वो इम्प्योरिटीज़ है, कंटेमिनेंट्स है वो वहाँ इंटरनली कोई रिएक्शन क्रिएट करता है, तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस देना, तो उसको हम बोलते हैं द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. Ability to withstand the damaging effects of the environment over a long period of time. तो ये
ये जो एबिलिटी है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी डैमेजिंग इफेक्ट्स के अगेंस्ट में एबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी एनवायरनमेंट में हो लॉन्ग पीरियड तक वहाँ पे खड़ा रहे। द एब्सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी मे बी कॉज आइदर बाय द एनवायरनमेंट टू विच द कंक्रीट इज एक्सपोज्ड लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेस। और कई बार क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी एब्सेंस होने की वजह से वो कंक्रीट जब हम वो कंक्रीट है उसको हम एनवायरनमेंट में जब एक्सपोज करते हैं, एनवायरनमेंट में जब उसको हम खुला रखते हैं, तब इंटरनल और कोई एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट होती है और उसकी वजह से हमारा कंक्रीट है वो डिट्रियोरेट होता है और वहाँ से वो टूटने लगता है। अब है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरेबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स है जो ड्यूरेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, देखते हैं। The following factors are of equal importance in influencing the durabilities of a concrete structure. The achievement of structural durability requires rigorous attention to detail by the designer, contractor, supervisor engineer and material engineer. सो स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी है उसकी वो लाने के लिए, स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी लाने के लिए वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी इंजीनियर्स है, कोई डिज़ाइनर है, सुपरवाइजरी इंजीनियर है, तो ये सब का वहाँ पे अटेंशन होना ज़रूरी है। तो अटेंशन प्रॉपर होगा तो तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल की जो ड्यूरेबिलिटी हमको लानी है वो प्रॉपरली हम अचीव करा सकेंगे। इवन इफ द हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर सप्लाइड, द स्ट्रक्चर विल ओनली बी ड्यूरेबल इफ गुड प्रैक्टिस प्रिवेल्स इन द ऑल फेजेस ऑफ द बिल्डिंग प्रोजेक्ट। सो ये पॉइंट है जो हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि जब हम कंक्रीट का ग्रेड है वो हाईएस्ट ग्रेड है उसका सिलेक्शन करते हैं और हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड है कंक्रीट का, वो वहाँ पे हम वहाँ पे डालते हैं, हम वहाँ हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोई भी साइट के ऊपर। बट द मेन फैक्ट इज़ द स्ट्रक्चर विल ओनली बी ड्यूरेबल इफ गुड प्रैक्टिस प्रिवेल्स इन ऑल फेजेस ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उसमें जो कोई भी प्रैक्टिस हो रही है, जो कोई भी प्रैक्टिस होगी उसके रिलेटेड वो सभी है वो कंप्लीट होनी चाहिए ऑल फेजेस, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूरेबल रहेगा। कई बार क्या होता है कि आपने मटेरियल अच्छे मंगवाए हैं मार्केट से, मटेरियल अच्छे लाए हो आप, लेकिन कई बार जब आप मिक्स करते हो तो मिक्सिंग में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आपने मिक्सिंग करने में भी मटेरियल है वो कंप्लीट डाला है तो वहाँ पे कोई मिक्सर में कई बार खामी रहती है, तो वो उसकी वजह से भी आपका कंक्रीट है वो नॉन ड्यूरेबल बन जाता है। और कोई नॉन स्किल लेबर है, वो जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से वो उसमें नहीं डाल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप बेच टाइप कंक्रीट बना रहे हो तो वहाँ पे वाटर है कई बार कम होता है और कई बार ज़्यादा उसमें पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो डिफरेंट आती है बैच वाइज। To accurately predict cracking, concrete properties such as shrinkage, creep are considered. जब भी आप कोई भी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ है लाइक श्रिंकेज एंड क्रीप, वो प्रॉपरली आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए, प्रॉपरली एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके उसमें कितनी क्रैक रहेगी, उसकी वजह से कितनी क्रैक होगी, ये सब आपको पहले ही डिज़ाइन कर लेना चाहिए कि उसमें कितना श्रिंकेज होगा या कितना क्रीप होगा, उसको कंसिडर करके ही आपको वो कंक्रीट है उसको प्रॉपरली बनाना है ताकि आपका कंक्रीट है उसमें कोई क्रैक है वो डेवलप ना हो। मेंबर शेप्स कॉम्प्लिकेटिंग कंक्रीट कॉम्पैक्शन एंड देयर कंक्रीट सेक्शन आर अवॉइडेड। कई बार कोई भी मेंबर्स है, कॉम्प्लिकेट शेप का मेंबर है, उसमें कंक्रीट का कॉम्पैक्शन है वो और थिन कंक्रीट सेक्शन है, तो वहाँ पे कंक्रीट का कॉम्पैक्शन है वो अवॉइड करना चाहिए।
थिन कंक्रीट सेक्शन को भी अवॉइड करना चाहिए और कॉम्पैक्शन को भी अवॉइड करना चाहिए। पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड, रेन एंड सी वाटर ड्रेन अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर। सो जब आप वाटर का पॉन्डिंग वहाँ पे करते हो कंक्रीट पे, उसको भी प्रिवेंट करना चाहिए। कौन सा वाटर? तो कि रेन और सी वाटर ड्रेन अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर, और रेन और सी वाटर है उसको स्ट्रक्चर से उससे वहाँ पे ड्रेन ऑफ करना चाहिए, वहाँ से निकाल देना चाहिए। नो इंग्रेस ऑफ वाटर कैन अकर्स इनटू जॉइंट। सो ये जो जॉइंट्स है, ये जो जॉइंट्स है उसमें से वाटर है वो पास वहाँ से नहीं होना चाहिए, वाटर है वहाँ से एंटर नहीं होना चाहिए। करेक्ट क्यूरिंग टाइम एंड मेथड्स आर स्पेसिफाइड। प्रॉपरली जब आप वो कंक्रीट है उसमें प्रॉपरली आपको क्यूरिंग करना चाहिए, और आप कौन सी मेथड वहाँ पे क्यूरिंग के लिए यूज़ करते हो वो भी सबसे पहले स्पेसिफाई होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से कॉजेज है उससे ड्यूरेबिलिटी हमारी कंक्रीट की जो कम होती है। तो यहाँ पे इंटरनल कॉजेज दिए गए हैं और एक्सटर्नल कॉजेज भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंटरनल कॉजेज। सो कई बार क्या होता है इंटरनली कंक्रीट में कि उसकी वजह से आपकी ड्यूरेबिलिटी हो डिक्रीज होने लगती है। तो कि सबसे पहला यहाँ पे दिया गया अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। जो हमने अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है वो आगे डिस्कस किया हुआ है कि कंक्रीट सीमेंट की जो अल्कलीज है K2O और Na2O और एग्रीगेट है उसमें सिलिका कई बार प्रेजेंट होती है, उसके रिएक्शन से अल्कली सिलिकेट जेल बनता है और वो कंक्रीट है उसमें डिफॉर्मेशन होता है। देन वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू द differences in thermal properties of aggregate and cement paste and the permeability of concrete। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो इंग्रेडिएंट्स मटेरियल है उसकी थर्मल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, एग्रीगेट की अलग होती है, सीमेंट पेस्ट जो बनती है उसकी भी थर्मल प्रॉपर्टी अलग डिफरेंट होती है। और कई बार इसकी वजह से, ये दोनों की वजह से आपका कंक्रीट है वो पोरस बनता है, और पोरस बनने से आपकी कंक्रीट है उसकी परमिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से भी आपका जो कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती है। दैन एक्सटर्नल कॉजेज, उसमें फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल कई सारे फिजिकल फैक्टर भी है, उसकी वजह से आपका कंक्रीट है उसमें ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। कई बार केमिकल इफेक्ट होती है कंक्रीट पे, लाइक कार्बोनेशन, केमिकल अटैक, सल्फेट अटैक। तो ये सभी क्या है उसकी वजह से ये जो एक्सटर्नल कॉजेज है, एनवायरमेंटली जो इफेक्ट होती है वो। दैन कोई मैकेनिकली आपका कंक्रीट है वो वीक हुआ है। सो वेयर वेदरिंग, अक्रंस ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, वेदरिंग की वजह से भी आपका कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम होती है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी ये होता है। एब्रेशन, जो कोई भी एग्रीगेट के साथ एब्रेशन होता है तो वहाँ पे भी। देन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन होने की वजह से भी आपकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। इन द कॉमन फॉर्म्स ऑफ केमिकल अटैक लाइक लीचिंग आउट ऑफ सीमेंट एंड एक्शन ऑफ सल्फेट्स। सो ये सभी केमिकल अटैक से भी आपका कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती है। देन ड्यूरेबिलिटी इज अचीव्ड बाय, अब ड्यूरेबिलिटी है उसको वो कैसे अचीव होती है और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या किया जाए, देखते हैं। वेल कम्पैक्टेड कंक्रीट है उसको अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करना चाहिए बाय चूजिंग वेल कॉम्पैक्टिंग मेथड्स, गुड वर्कमैनशिप, रिड्यूस पोरोसिटी। आपकी जो वर्कमैनशिप है, आप जो कंक्रीट जहाँ पे भी कर रहे हो वहाँ पे वर्कमैनशिप है वो अच्छी है, गुड है, तो उसकी वजह से आपका कंक्रीट है उसमें पोरोसिटी है वो कम होती है।
यूज़ ऑफ एल्यूमिनो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करना चाहिए। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये पोजोलानिक मटेरियल और कोई ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है उसका यूज़ करके आप कंक्रीट में पोरोसिटी को कम कर सकते हो। सफिशिएंट कवर और रेनफोर्समेंट, जब आप रेनफोर्समेंट कोई भी एलिमेंट्स का रेनफोर्समेंट आप जब कास्ट करते हो तो वहाँ पे सफिशिएंट कवर रखना चाहिए। यूज़ ऑफ लो वाटर सीमेंट रेशियो, लो वाटर सीमेंट रेशियो है उसका यूज़ होना चाहिए। तो ये सभी जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उसका प्रॉपरली वो चेकअप करोगे, प्रॉपरली ध्यान में रखोगे तो आपका जो कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। देन श्रिंकेज, सो श्रिंकेज cracks in concrete occurs due to change in moisture of concrete. So श्रिंकेज क्रैक है वो कंक्रीट में जब मॉइस्चर ऑफ कंक्रीट में कोई चेंजेस होता है, कंक्रीट में जो मॉइस्चर है उसमें कोई चेंजेस होता है, उसकी वजह से आपका कंक्रीट है उसमें वो कंक्रीट है आपका श्रिंक होता है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक कंक्रीट, मोटार, बर्न्ड क्ले ब्रिक आर पोरस इन देयर स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस। सो ये सभी जो स्ट्रक्चर है वो जनरली कैसे होते हैं, पोरस रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेसिस। दे एक्सपांड व्हेन दे एब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड श्रिंक व्हेन दे ड्राई। सो क्या होता है कि जब वो मॉइस्चर है उसको एब्सॉर्ब करे तब वो एक्सपांड होता है एंड देन वो जो मॉइस्चर है तो मॉइस्चर वहाँ से ड्राई होने की वजह से, मॉइस्चर वहाँ से कम होने की वजह से जैसे वो ड्राई होता है वैसे वो श्रिंक होता है। So this is the main cause the concrete shrink on drying, and shrinkage of concrete is an irreversible process. So ये मेन कॉज है जब कंक्रीट है वो श्रिंक होता है ड्राइंग होने पे, जैसे ही कंक्रीट ड्राई होता है तो कंक्रीट है वो श्रिंक होने लगता है और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है वो एक इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो फिर से रिवर्स होता नहीं है। जो आपका कंक्रीट है वो श्रिंक हो गया है वो बाद में क्या होता है, बाद में वो एक्सपांड नहीं होता है। कंक्रीट की हम बात की जाए सो देखते हैं श्रिंकेज कैसे कैसे होता है। जब आप कंक्रीट बनाते हो तो प्लास्टिक फॉर्म में जब कंक्रीट रहता है तब प्लास्टिक श्रिंकेज होता है। देन थर्मल श्रिंकेज होता है इन सम डेज एंड इन फ्यू वीक्स एंड आफ्टर सम मंथ ऑटोजीनियस श्रिंकेज होता है और आफ्टर सम ईयर्स ड्राइंग श्रिंकेज होता है। और कई बार कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट कंक्रीट पे लग रही है, लाइक यहाँ पे जो कार्बोनेशन दिया गया, कार्बोनेशन या कोई और इफेक्ट जब कंक्रीट पे लगती है तो उसकी वजह से भी आपका कंक्रीट है वो श्रिंक होता है। सो कंक्रीट श्रिंकेज कैन बिकम्स problematic when doing any types of construction but especially when dealing with floors। तो ये कंक्रीट का जो श्रिंकेज है वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली जब आप कोई फ्लोरिंग की बात कर रहे हो तब वहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक है। सो कंक्रीट श्रिंकेज इज़ द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द कंक्रीट ड्यू टू द वाटर इवापोरेटिंग फ्रॉम द मिक्सचर। कई बार मिक्सचर में से वाटर इवापोरेट होने की वजह से भी आपका कंक्रीट है वो श्रिंक होता है। तो मेनली देखा जाए तो आपका जो कंक्रीट मिक्सचर है उसमें वाटर है, उस वाटर इवापोरेट जब हो जाए तब आपका कंक्रीट है वो श्रिंक होने लगता है। सो दिस इवापोरेशन विल कॉज द कंक्रीट टू वीकन। सो ये इवापोरेशन होने की वजह से आपका कंक्रीट है वो वीक होता है। सो दिस कैन लीड टू क्रैक। सो ये श्रिंकेज होने की वजह से आपका कंक्रीट है उसमें क्रैक डेवलप होती है। इंटरनल रैपिंग एंड एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन, इंटरनली रैपिंग होता है और एक्सटर्नली आपको डिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है कंक्रीट में। सो ये सारी है वो श्रिंकेज की वजह से इफेक्ट होती है वो है। सो यहाँ पे दिया गया श्रिंकेज कैसे होता है। जब इनिशियली में जब आप पेस्ट है उसको कास्ट करते हो तो वहाँ पे अनहाइड्रेटेड सीमेंट एंड वाटर है यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद उसमें केमिकली कोई श्रिंकेज होता है। जब अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट और ये वाटर की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन आता है तो उसकी वजह से श्रिंकेज होता है। तो
ये दूसरा वाला जो है श्रिंकेज वहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद कई बार ऑटोजीनियस श्रिंकेज भी होता है। कई बार वॉइड्स जनरेट होते हैं हाइड्रेशन की वजह से, तो उसकी वजह से आपका कंक्रीट है वो ऑटोजीनियस ऑटोमेटिकली वहाँ पे श्रिंक होता है। देन क्यूम्युलेटिव वॉइड्स, उसके ये जो ऑटोजीनियस श्रिंक होने के बाद अब भी आपका जो कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसमें वॉइड्स अवेलेबल है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे श्रिंकेज होता है। तो लास्ट में जो दिया गया है वो टोटल वॉल्यूम रिडक्शन है, तो केमिकल श्रिंकेज एंड एब्सोल्यूट वॉल्यूम रिडक्शन, टोटली कितना है आपका जो कंक्रीट है वो उसमें श्रिंकेज हुआ है, और उसकी वजह से श्रिंकेज होने की वजह से आपका जो कंक्रीट है वो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना रिडक्शन हुआ है। और वो वॉल्यूम रिडक्शन होने की वजह से आपका कंक्रीट में कौन कौन सी जगह पे क्रैक डेवलप हुई है, और क्रैक डेवलप होने की वजह से आपका कंक्रीट में कौन कौन सी जगह पे डिफॉर्मेशन हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी। So shrinkage, types of concrete shrinkage. So there are numerous types of concrete shrinkage, including plastic shrinkage, drying shrinkage, autogenous and carbonation shrinkage. Plastic shrinkage happens soon after the concrete is poured in the form. जब आप कंक्रीट को कोई भी फॉर्म में आप डालते हो तब ये प्लास्टिक श्रिंकेज है वो हैपन होता है। एंड द वाटर इवापोरेट्स एंड रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। वाटर इवापोरेट होने की वजह से आपका कंक्रीट है उसका वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है। एंड दिस कॉजेज द कंक्रीट ऑन द सरफेस टू कोलैप्स, तो कंक्रीट है वो कोलैप्स होने लगता है। और इट कैन बी रिड्यूस बाय कवरिंग द सरफेस को कवर करने से भी आपका ये जो प्लास्टिक श्रिंकेज है वो कम होता है। यानी कि आपका जो कंक्रीट में जो वाटर है इनिशियली फेज पे फ्रेश कंक्रीट में, तो वाटर है वो कम इवापोरेट होता है कवरिंग लगाने से, और प्लास्टिक श्रिंकेज है वो कम होता है। और ये जो आप कवरिंग सरफेस कर रहे हो वो पॉलीइथिलीन की कोई शीटिंग इमीडिएटली आफ्टर इट्स पोर्ड, यानी कंक्रीट डालना फॉर्म में, जब आप कंक्रीट फॉर्म में डालते हो तो उसके बाद डायरेक्टली पॉलीइथिलीन की कोई शीट है उससे आपका जो सरफेस है कंक्रीट का उसको कवर कर देना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कंक्रीट में जो वाटर है वो इवापोरेट नहीं होगा। यहाँ पे प्लास्टिक श्रिंकेज आपको दिखाई देती है। इनिशियली प्लास्टिक श्रिंकेज होने की वजह से ये क्रैक डेवलप हुई है। ड्राइंग श्रिंकेज इज द एवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ द कंक्रीट विद ड्राइंग कंडीशन। ड्राइंग कंडीशन में ड्राइंग श्रिंकेज होता है एंड द लॉस ऑफ वाटर विद इन द जेल पोरस ऑफ द कंक्रीट इज व्हाट कॉजेज द कंक्रीट टू श्रिंक। जेल पोरस जो रहता है, तो जेल पोरस जो रहता है उसमें वाटर है उसका लॉस होता है और कंक्रीट है वो श्रिंक होने लगता है। एंड द फाइनर द जेल विद इन द पोरस द मोर श्रिंकेज देयर इज। जेल जितना फाइन है उतना ही कंक्रीट में पोरस ज़्यादा रहेगा और उतना ही आपका कंक्रीट है वो श्रिंक ज़्यादा होगा। देन ऑटोजीनियस श्रिंकेज इज मोस्ट प्रिविलेंट विद इन द कंक्रीट इज इंटीरियर ऑफ द डैम के इंटीरियर में कई बार ये ऑटोजीनियस श्रिंकेज दिखाई देता है। एंड द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट श्रिंकेज में अकर्स। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से कंक्रीट में श्रिंकेज अकर्स होता है, स्पेशली व्हेन देयर इज नो मॉइस्चर मूवमेंट कार्बोनेशन। सो देयर इज नो मॉइस्चर मूवमेंट, कोई मॉइस्चर मूवमेंट जहाँ पे नहीं है, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जहाँ पे कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे ये जो ऑटोजीनियस श्रिंकेज है वो होता है कंक्रीट में। देन कार्बोनेशन श्रिंकेज। सो कार्बोनेशन श्रिंकेज इज़ वेयर कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेट्स बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। कई बार प्लास्टिक श्रिंकेज और ड्राइंग श्रिंकेज और ऑटोजीनियस श्रिंकेज की वजह से कंक्रीट में जो क्रैक डेवलप होती है उसमें से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेनिट्रेट होता है विथ वाटर, तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर कंटेंट एंड द ह्यूमिडिटी लेवल। मॉइस्चर कंटेंट के साथ भी ये और ह्यूमिडिटी लेवल के कितना है, तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो क्रैक में से वहाँ पे पेनिट्रेट होगा। इन द कार्बोनेशन श्रिंकेज इज कॉज्ड बाय द डिसबेंडिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल एंड द एविडेंस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। Then factor affecting, there are so many factors affect the shrinkage of the concrete. The most important factor is the drying condition or the humidity in the atmosphere. No shrinkage will occur if the concrete is placed in 100% relative humidity
रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आप प्रॉपरली कंक्रीट डालते हो तो वहाँ पे श्रिंकेज नहीं होता है, कम होता है. So the shrinkage rate will decrease rapidly with time. It has been documented that 14 to 34% of the 20-year shrinkage will occur within 2 weeks of it being poured. कंक्रीट डाल जैसे अभी कंक्रीट डाला उसके तो 2 वीक में ही आप 14 to 34% 20 ईयर की जो 20 ईयर श्रिंकेज है वो उसकी 14 to 34% है वो फर्स्ट 2 वीक में ही वहाँ पे श्रिंकेज है वो हो जाती है. सो within 1 year of the concrete being poured, shrinkage will be about 66 to 85% of the 20-year shrinkage. So water cement ratio will influence the amount of shrinkage that occurs. वाटर सीमेंट रेशियो कितना है उसके ऊपर भी ये इन्फ्लुएंस करता है. द कंक्रीट रिचनेस ऑल्सो अफेक्ट द श्रिंकेज. आपका कंक्रीट कितना रिच है वो भी अफेक्ट करता है. इन द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग एंड द ड्राइंग अफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट इंटीग्रिटी एंड द श्रिंकेज. सो ये स्वेलिंग और ड्राइंग अफेक्ट्स है कंक्रीट में, उसकी वजह से भी ये होता है. देन श्रिंकेज में जनरली एग्रीगेट कंक्रीट विद हायर एग्रीगेट. सबसे पहला कंक्रीट विद हायर एग्रीगेट कंटेंट एग्जिबिट स्मॉलर श्रिंकेज. कंक्रीट विथ एग्रीगेट टू हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और ऑफ रफर सरफेस इज मोर रेजिस्टेंस टू श्रिंकेज प्रोसेस. जितना कंक्रीट का सरफेस रफ उतना श्रिंकेज की प्रोसेस है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है. देन वाटर सीमेंट रेशियो, तो हायर वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द हायर द श्रिंकेज. जितना वाटर सीमेंट रेशियो आपका हाई होगा उतना ही आपका श्रिंकेज हाई होगा. वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज पेस्ट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस डिक्रीज. वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करता है और जो उसकी स्टिफनेस है वो डिक्रीज करता है. एज द वाटर कंटेंट इंक्रीज श्रिंकेज पोटेंशियल इंक्रीज. जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो आपका कंक्रीट की जो श्रिंकेज पोटेंशियल है वो बढ़ने लगेगी. मेंबर साइज श्रिंकेज डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट मेंबर. कंक्रीट मेंबर है उसकी साइज़ जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे श्रिंकेज है वो श्रिंकेज इज लॉन्गर फॉर लार्जर मेंबर सिंस मोर टाइम इज नीडेड फॉर श्रिंकेज इफेक्ट टू रीच द इंटीरियर रीजन. तो उतना ही श्रिंकेज को वहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा जितना लॉन्गर मेंबर है. देन मीडियम एम्बिएंट कंडीशन, तो रेट ऑफ श्रिंकेज इज लोअर हायर वैल्यू ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी कितनी है उसके ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट करता है. श्रिंकेज बिकम स्टेबिलाइज एट द लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर में कई बार आपका जो कंक्रीट में श्रिंकेज होता है वो स्टेबिलाइज भी हो जाता है. एडमिक्सर, हवे एडमिक्सर है वो आप कैसा यूज़ करते हो. अफेक्ट्स वेरियस फ्रॉम एडमिक्सर टू एडमिक्सर. और एडमिक्सर टू एडमिक्सर कंक्रीट में डिफरेंट है उसमें अफेक्ट होती है. कौन सा एडमिक्सर आप यूज़ करते हो. देन परमिएबिलिटी, concrete has a tendency to a porous due to the presence of void form during और आफ्टर प्लेसिंग. जब आप कंक्रीट को प्लेस करते हो और या आफ्टर प्लेसिंग कंक्रीट में जब पोरस रह जाती है तो पोरस में से क्या होता है उसमें से कोई भी लिक्विड है वो पास होता है. वो टेंडेंसी को हम जनरली बोलते हैं परमिएबिलिटी. सो ये परमिएबिलिटी है इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू वाटर टाइटनेस ऑफ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर. कोई भी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे जनरली वाटर टाइटनेस रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. लाइक कोई डैम है या कोई कैनाल है ये सब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे ये परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. टू प्रोड्यूस कंक्रीट ऑफ लो परमिएबिलिटी फुल कंपैक्शन एंड प्रॉपर क्यूरिंग इसेंशियल. प्रॉपरली आपको कंपैक्शन करना चाहिए, क्यूरिंग भी प्रॉपरली करना चाहिए. Low permeability is important in increasing resistance to frost action and chemical attack and in protecting embedded steel against corrosion. So आपको यहाँ पे दिखाई देता है जैसे ही कंक्रीट है तो कंक्रीट में जैसे ही क्रैक डेवलप होते हैं तो कंक्रीट में से वहाँ से वाटर है वो एंटर होता है. तो जैसे ही वाटर एंटर होता है वो डायरेक्टली कहाँ पे मीट होता है कि आपका जो रिबार है आपका जो रेनफोर्समेंट है वहाँ पे मिलता है और वो वहाँ से वो प्रोसेस शुरू होता है. तो जैसे ही टाइम बढ़ने लगता है और जैसे ही वाटर अंदर एंटर होने लगता है आपका कंक्रीट है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होने लगती है और उसकी स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है. सो
परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट वेरियस विथ एज ऑफ कंक्रीट और विथ प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। क्या हाइड्रेशन कैसे हुआ है और कितने टाइम में हुआ है। वो पेस्ट है सीमेंट पेस्ट, और वो टाइम होने के बाद वो कंक्रीट है, उसमें परमेबिलिटी आपका कंक्रीट पोरस रहता है या नहीं, पोरस होता है तो उसमें कितना परमेबल हुआ है कंक्रीट। सो ये सभी फैक्टर भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। विथ द एज परमेबिलिटी डिक्रीज बिकॉज जेल ग्रेजुअली fill the original water filled space. Then from a same water cement ratio, permeability of paste with coarser cement particle is higher than those with finer cement. In general, the higher the strength of cement paste, the lower will the permeability. जितना आपका सीमेंट पेस्ट है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, उतनी ही आपकी जो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी है वो कम होती है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि जो एग्रीगेट जैसे यहाँ पे मटेरियल्स दिखाई देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कनेक्टेड पोरस हो जाता है कंक्रीट में परमेबिलिटी की वजह से, तो डायरेक्टली वाटर है उसमें फ्लो होने लगता है। और दूसरा पिक्चर है उसमें एपरेटस दिया गया है परमेबिलिटी मेज़र करने के लिए। दो तरह का एपरेटस यूज़ करके आप परमेबिलिटी चेक कर सकते हो। एक कांस्टेंट एंड परमेबिलिटी एपरेटस है और एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी एपरेटस है। और ये सारे फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी है। वाटर सीमेंट रेशो कैसा है, कैसे आप क्यूरिंग कर रहे हो, मेथड में कॉम्पेक्शन में कौन सी मेथड आपने यूज़ की है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसी है, साउंडनेस एंड पोरोसिटी कितना कैसी है, एग्रीगेट की एज यानी कि परमेबिलिटी डिक्रीज विद एज, कंक्रीट की एज होने की वजह परमेबिलिटी डिक्रीज होती है नहीं तो कैसे होती है, कंक्रीट को ग्रेडिंग किया है या नहीं, कंक्रीट आपने ग्रेडिंग करके उसमें मिक्स किया है या नहीं, कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है, कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है या कोई कॉमर्शियल है, कोई बिल्डिंग बना रहे हो या कोई रोड बना रहे हो, पेमेंट बना रहे हो, तो ये सभी जो फैक्टर्स है वो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। So now these are the list of references, concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.